हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द शिक्षा ट्यूटोरियल पे। आज हम लोग क्लास 10th रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर को करेंगे। रिसोर्सेज यानी कि संसाधन किसे कहते हैं, सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। रिसोर्सेज किसे कहते हैं, यानी वैसी सभी चीजें जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और जो हमारे लिए टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल है, वे सभी चीजें जो हम अपने कल्चर के अनुसार प्रयोग में कर सकते हैं, ये रिसोर्सेज कहलाती हैं। यानी एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड इज टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकल फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज टर्म्ड एट रिसोर्सेज। यहाँ तक कि ह्यूमन खुद एक रिसोर्सेज है, क्योंकि ये भी आगे हम लोग देखेंगे कि रिसोर्सेज का किस अनुसार जो है कैटेगराइज किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में अगर हम जानेंगे तो रिसोर्सेज को उनके ओरिजिन के बेसिस पे यानी उत्पत्ति के आधार पे कैटेगराइज किया गया है दो तरीके से। पहला है जैव और दूसरा है अजैव संसाधन। यानी वैसे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है वह जैव संसाधन है, वैसे संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है वह अजैव संसाधन है। दूसरा एग्जॉस्टिबिलिटी यानी समाप्यता के आधार पे कोई चीज़ें समाप्त होंगी या नहीं होंगी, इस आधार पे रिसोर्सेज को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी नवीकरणीय योग्य संसाधन। दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन यानी वैसे रिसोर्सेज जिसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम वगैरह हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट आधार है रिसोर्सेज को कैटेगराइज करने का, वह है ऑनरशिप के आधार पे। ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पे रिसोर्सेज को इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज के रूप में कैटेगराइज किया गया है। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, सामुदायिक यानी कि कम्युनिटी, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय। चौथा इंपॉर्टेंट आधार है विकास के आधार पे यानी कि डेवलपमेंट के आधार पे रिसोर्सेज को कैसे कैटेगराइज किया गया है। डेवलपमेंट के आधार पे पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व्स के रूप में कैटेगराइज है। डेवलप्ड यानी कि संभावित रिसोर्सेज, डेवलप्ड यानी विकास, विकसित, स्टॉक यानी कि भंडार और रिजर्व्स यानी कि संचित कोष के रूप में रिसोर्सेज को कैटेगराइज किया गया है। इन सभी कैटेगराइजेशंस का प्रत्येक आधार पर वर्गीकृत करना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना हम देखेंगे। सबसे पहला है हमारे पास ओरिजिन के आधार पे यानी कि उत्पत्ति के आधार पे रिसोर्सेज को कैसे कैटेगराइज किया गया। उत्पत्ति के आधार पे रिसोर्सेज को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहला है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक रिसोर्सेज। वैसे संसाधन जो हमारे जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर में उपलब्ध है वे सभी रिसोर्सेज बायोटिक रिसोर्सेज कहलाती हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गए, मछलियाँ हो गई और प्राणी जगत में जो भी पाए जाते हैं ये सभी जीवित हैं, इसलिए इसको बायोटिक रिसोर्स के रूप में कैटेगराइज किया गया। दूसरा है कि एबायोटिक रिसोर्सेज किसे कहते हैं, यानी अजैव संसाधन। वैसे संसाधन जिसमें जीवन नहीं है यानी जो निर्जीव है, वैसे संसाधन अजैव संसाधन कहलाएंगी, जैसे मिट्टी, हवा, पानी, पत्थर। ये सभी जो है हमारे लिए ये उपयोगी तो है लेकिन निर्जीव है। निर्जीव होने के कारण ही इसे एबायोटिक रिसोर्सेज के रूप में कैटेगराइज किया गया है। यानी कि उत्पत्ति के आधार पे, ओरिजिन के आधार पे रिसोर्सेज को दो तरीके से कैटेगराइज, बायोटिक एंड एबायोटिक। एक जीवन जिसमें पाया जाता है और दूसरा जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। अगला, अगर हम एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि समाप्यता के आधार पे रिसोर्सेज को कैटेगराइज करें तो पहला है नवीकरणीय योग्य संसाधन। वैसा संसाधन जिसे हम किसी भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा नवीकृत कर सकते हैं या पुनरुत्पन्न कर सकते हैं, वे रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाती हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, जैसे हमारे पास पवन ऊर्जा है, जल है,
जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये हमेशा नवीकृत होते रहते हैं, यानी इनका विनाश होने के बाद पुनरुत्पत्ति होती रहती है, ये जल्दी समाप्त होने वाले नहीं है। इसीलिए इस रिसोर्सेज को रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस। इन प्रक्रियाओं के तहत जिन रिसोर्सेज को रिन्यू किया जाएगा उसे हम रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज कहेंगे, जैसे सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट, कि अगर हम रिसोर्सेज को दूसरा आधार पर वर्गीकृत करें तो वह है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। वैसे संसाधन जिन्हें हम किसी भी तरीके से नवीकृत नहीं कर सकते, वैसे संसाधन अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाएंगे। जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, कोई भी मेटल्स हो गए, इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। लाखों वर्ष लग जाने के कारण इन रिसोर्सेस को हम लोग अनवीकरणीय योग्य संसाधन, यानी वैसी रिसोर्सेस जिनको बनने में लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, यानी कि लंबा समय, लाखों वर्षों का समय लगता है, takes millions of years to form, these resources are known as non-renewable resources और नवीकरणीय योग्य संसाधन। यानी पुनर्उत्पत्ति नहीं, हम लोग देख रहे थे रिसोर्सेज को का वर्गीकरण समाप्यता के आधार पे, यानी रिसोर्सेज समाप्त होगी कि नहीं होगी इस आधार पे रिसोर्सेज को कैटेगराइज कर रहे थे। आगे हम देखेंगे रिसोर्सेज का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पे। अगर हम रिसोर्सेज का वर्गीकरण उनके स्वामित्व के आधार पे करें, यानी कि ऑनरशिप के आधार पे करें, तो रिसोर्सेज को इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल के आधार पे बांटा गया। इन चारों के बारे में हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी व्यक्तिगत संसाधन, वैसा रिसोर्सेज जो किसी व्यक्ति का प्राइवेट संपत्ति है, यानी कि उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं है, किसी व्यक्ति का निजी स्वामित्व है। जैसे किसी व्यक्ति का जमीन हो गया, उसका घर हो गया, वह उसका इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, यानी उसका व्यक्तिगत संसाधन है। इसी तरीके से कम्युनिटी ओन्स रिसोर्सेज पे अगर हम चले तो रिसोर्सेज जिस पर पूरे समुदाय का, पूरे कम्युनिटी का, हमारे समाज का अधिकार होता है, जैसे कि चारागाह हो गया, तालाब हो गया, पार्क हो गया, कब्रिस्तान हो गया, इन सभी चीज़ों पर पूरे समुदाय का अधिकार है। पूरे समुदाय का अधिकार होने के कारण समुदाय को अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युनिटी, इसीलिए इसे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कहेंगे। यानी रिसोर्सेज दैट आर एक्सेसिबल टू द ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी आर कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस। नेक्स्ट रिसोर्सेस है नेशनल रिसोर्सेस, यानी कि राष्ट्रीय रिसोर्स किसे कहेंगे, इस बात पर ध्यान देंगे। जो भी संसाधन जो हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री के, किसी राष्ट्र के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंतर्गत होता है, जैसे कि सरकारी जमीन हो गया, सड़क हो गया, नहर हो गया, रेल हो गया, ये सभी संसाधन जो है क्या कहलाएंगी, नेशनल रिसोर्सेज कहलाएगा। यहाँ तक कि जो देश है, हमारा देश, उस देश के औसनिक बाउंड्रीज के, औसनिक एरियाज के 12 नॉटिकल मील तक की दूरी, या 12 नॉटिकल मील इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22.2 किलोमीटर, ये यानी कि समुद्र के बाउंड्री से 12 किलोमीटर तक के रीजन का क्षेत्र भी भारत का राष्ट्रीय संपत्ति है, नेशनल रिसोर्सेस है। यानी सरकारी जमीन हो, सड़क हो, नहर हो, रेल हो, यानी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंतर्गत पाया जाने वाला सभी सरकारी संसाधन। इसके अलावा समुद्र के किनारे से 22.2 किलोमीटर तक का रीजन राष्ट्रीय संसाधन है। इसके बाद से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्सेस
इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्सेज यानी कि वैसे संसाधन जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुमति के बाद किया जाता है, यानी जिस पर नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का होता है। उस तरह के संसाधन को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी किसी देश के तट रेखा यानी कि जो उसका कोस्टल इलाका होता है उससे 200 किलोमीटर तक के समुद्री क्षेत्र पर ही उस देश का नियंत्रण होता है। इसके अलावे 200 किलोमीटर से बाहर का क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का उस पर अधिकार है। यानी कि हम लोग ऑनरशिप के आधार पे रिसोर्सेज को अलग अलग टाइप में कैटेगराइज कर चुके हैं। दैट इज प्राइवेट, सेकंड नेशनल, कम्युनिटी एंड इंटरनेशनल। इन चारों के बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि डेवलप्ड यानी कि विकास के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे रिसोर्सेज को कैसे कैटेगराइज किया गया है। विकास के अगर आधार पे वर्गीकृत करें तो पोटेंशियल, डेवलप्ड और रिजर्व्स, इन तीन अवस्थाओं में रिसोर्सेज को कैटेगराइज किया गया है। पहला है पोटेंशियल रिसोर्स यानी कि संभावित संसाधन। किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन यानी कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है, लेकिन इसका उपयोग इन फ्यूचर संभावित संसाधन के रूप में कर सकते हैं। जैसे गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा उपलब्ध है, सोलर एनर्जी उपलब्ध है, विंड एनर्जी उपलब्ध है। इसका अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इन फ्यूचर इसका उपयोग किया जा सकता है। इस तरीके से ये रिसोर्स पोटेंशियल यानी कि संभावित संसाधन कहलाएंगे। नेक्स्ट, डेवलप्ड रिसोर्सेज किसको कहेंगे? यानी विकसित संसाधन हम उन संसाधनों को कहेंगे जिनका सर्वे हो चुका है यानी सर्वेक्षण हो चुका है, जिनकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी के बारे में हमको जानकारी है। दूसरा कि उसमें क्वांटिटी कितनी मात्रा में है ये हमको पता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको भारत देश के अंतर्गत कोई एक ऐसा स्थान पता है जहाँ पे कोई भी मिनरल की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हमको पता है, यानी उसका सर्वे किया जा चुका है, तो वैसे रिसोर्सेज को डेवलप्ड रिसोर्सेज के रूप में कैटेगराइज करेंगे। तीसरा है स्टॉक यानी कि भंडार किसे कहते हैं। कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो है लेकिन हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी अभी उपलब्ध नहीं है। ऐसे संसाधन को हम लोग भंडार कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन, अभी हमारे पास हाइड्रोजन ईंधन इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त मात्रा में टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। इस तरह के रिसोर्सेज को हम लोग स्टॉक यानी कि भंडार के रूप में कैटेगराइज करेंगे। चौथा है रिजर्व्स। रिजर्व्स यानी कि संचित कोष। रिजर्व्स किसको कहेंगे? इसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है लेकिन अभी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जैसे नदी के जल से बिजली बनाने की परियोजना के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन सभी नदियों के पानी का इस्तेमाल अभी सही ढंग से बिजली उत्पादन करने के लिए नहीं किया जा रहा है। इस तरीके से ये रिसोर्सेज रिजर्व्स यानी कि संचित कोष के रूप में कैटेगराइज है। नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लासेस में करेंगे। धन्यवाद।